नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ कार्यक्रम 23 सितंबर को किया जाना है। 23 सितंबर को वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। अहम बात होने वाली है, जिसमें सभी 18 मंडलों में बने आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ पीएम करेंगे। बताते चले कि 11 सितंबर से आवासीय विद्यालयों में सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 1000 तक के बच्चों की क्षमता है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर अटल विभागीय शुभारंभ होने वाला है। अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ 23 सितंबर को वाराणसी में होगा। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस दौरान सभी 18 मंडलों में बने आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ पीएम करेंगे। बताते चले कि 11 सितंबर से ही आवासीय विद्यालयों में सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 1000 तक बच्चों की क्षमता बताई जा रही है। तो सभी 18 मंडलों में बड़ी सौगात मिलने वाली है। 23 सितंबर को वाराणसी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री सभी 18 मंडलों में बने आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। 11 सितंबर से आवासीय विद्यालयों में सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 1000 तक बच्चों की क्षमता बताई जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी स्कंदिता, बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री खुद इसका शुभारंभ करेंगे और किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि 18 मंडलों में एक साथ ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। जो है उनका शुभारंभ अटल आवासीय जो विद्यालय है उनका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे उन सभी विद्यालयों को, और खास करके उन तमाम छात्रों को, क्योंकि अटल आवासीय विद्यालयों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिसमें आपको बता दें 23 सितंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का। इसके अलावा आपको बता दें 11 सितंबर से अटल आवासीय विद्यालयों के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वाराणसी जाएंगे 23 सितंबर को, और वहां पहुंचकर वो इस कार्यक्रम जो है अटल आवासीय विद्यालयों का उनका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें, जो अटल आवासीय कक्षा 12 तक के इसमें तमाम छात्र हैं, जिसमें बता दें 12 तक के छात्रों में कम से 1000 बच्चे होना अनिवार्य है। बताया गया है कि इतनी क्षमता होनी चाहिए, मतलब 1000 बच्चे जो है वो होने चाहिए कम से कम। और उसके बाद जो है उनको जो लाइसेंस है वो उसके बाद मिलेगा जल आवासीय विद्यालयों का, जैसे कि उनके विद्यालयों में उनके जो है कम से कम नहीं तो 1000 बच्चे की क्षमता होनी चाहिए। इतना इस तरीके से तमाम चीजें बनाई गई। जिसमें 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जाएंगे, जाकर आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे, और 11 सितंबर से इस अटल आवासीय की शुरुआत हो चुकी है। जी स्कंदिता, बिल्कुल जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि 11 सितंबर से सत्र की शुरुआत हो चुकी है, और देखिए अब तमाम तरह के 1000 बच्चों के होना अनिवार्यता बताई गई है। ऐसे में 18 मंडलों में अलग अलग विद्यालयों की सौगात मिलने वाली है। किस तरह से बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए, सुविधाएं किस तरह से रहने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बच्चों के लिए बेहद खास है, क्योंकि बच्चों के लिए उनको सौगात मिलने जा रही है, उनको एक तोहफा मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और 18 मंडल जो आपको बताए गए 18 मंडल हैं, तो सभी 18 मंडलों में प्रधानमंत्री मोदी खुद जाएंगे, जाकर उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं विद्यालयों का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कई विद्यालय होंगे, तो विद्यालयों में कम से कम 1000 बच्चों की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री उसके बाद भी उन स्कूलों को लाइसेंस दिया जाएगा। जो विद्यालय है बिल्कुल स्कंदिता, आवासीय विद्यालयों का बड़ी सौगात छात्रों को मिलने वाली है और बच्चों के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर हापुड़ के लिए आज कूच करेंगे लखनऊ के अधिवक्ता। लखनऊ बार
और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। पदाधिकारियों ने हड़ताल वापसी का विरोध किया है। लखनऊ और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ बैठक के बाद रणनीति तय की जाएगी। तो हापुड़ में हुए लाठीचार्ज मामले में अब एक और नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें हापुड़ में जो अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए अब लखनऊ के अधिवक्ता हापुड़ के लिए कूच करेंगे। लखनऊ बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसका विरोध भी किया है। बताते चले कि इस हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसी का विरोध देखने को मिल रहा है। पदाधिकारियों ने हड़ताल वापसी का पूरी तरह से विरोध किया है और इसी का असर देखने को मिल रहा है कि लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पूरी रणनीति तय की जाएगी। तो बड़ी अपडेट अधिवक्ताओं के मामले में जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल वापसी को लेकर विरोध किया है और इसी कड़ी में हापुड़ में कूच करेंगे लखनऊ के अधिवक्ता। स्कंदिता, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, खास तौर पर पूरी तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है अधिवक्ताओं में, जिस तरह से हड़ताल वापसी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लखनऊ के अधिवक्ता हापुड़ कूच कर रहे हैं। और उनका हमले का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वो पहले यह कहा गया था लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कि अब हड़ताल वापस ले ली जाएगी। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगे है उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें इसके अलावा जो बार के तमाम अधिवक्ता है उन्होंने लखनऊ के और लखनऊ सेंट्रल बार काउंसिल के तमाम अधिवक्ताओं से विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जब तक किसी तौर पर नहीं देंगे तब तक वो नहीं मानते, जो भी उनकी मांग पूरा पॉलिसी आश्वासन है जब तक उनकी मांगों नहीं किया ताकि हड़ताल करनी पड़ेगी। हड़ताल जाते और अब आप जी स्कंदता, बहुत अहम होने वाला है। देखिए, जिस तरह से लखनऊ से हापुड़ की ओर कूच कर रहे हैं अधिवक्ता, काफी ज्यादा विशिष्ट मानी जा रही है बैठक इस लिहाज से। ठीक है स्कंदता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मीरगंज के एसडीएम पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मुख्यालय में एसडीएम को अटैच किया गया है। बता दें कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फरियादी को मुर्गा बनाया गया था। फरियादी को मुर्गा बनाने का एसडीएम पर आरोप लगा था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद अब ये कार्रवाई सामने आई है। जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा था। इसके साथ ही साथ शमशान भूमि की जगह पर कब्जे की शिकायत लेकर पीड़ित आया था और ये तस्वीर, ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो वीडियो है जो वायरल हुआ और जिसके बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तहसील मीरगंज में एसडीएम ऑफिस का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फरियादी को मुर्गा बनाने का आरोप एसडीएम पर है। आप देख सकते हैं कि एसडीएम भी कुर्सी पर मौजूद हैं जिस वक्त फरियादी को मुर्गा बनाया गया है। में आया जिसमें उप जिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उप जिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उप जिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उप जिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया। वहीं हमारे साथ संवाददाता अयाज खान बरेली से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अयाज, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये वीडियो और फोटो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद अब देखिए जिला अधिकारी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस खबर पर आपके पास?
जी, ये बिल्कुल बरेली के तहसील मीरगंज का मामला है। जिस तरीके से सीएम योगी सख्त हैं कि पीड़ितों की आवाज़ सुनी जाए, जो फरियादी आए उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनको बैठा के पूरी तरीके से बात सुन के उस पे कार्रवाई की जाए अगर सच है। यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिला। ये एसडीएम उदित पवार नाम है इनका, इन्हें पहली बार चार्ज मिला है एसडीएम के रूप में। इससे पहले यहाँ तहसील पे थे, ये तहसीलदार के रूप में सेवाएं यहाँ दे रहे थे। 2 महीने पहले ही चार्ज मिला है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही योगी के राज में फरियादियों से किस तरीके से सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं और उसे मुर्दे की स्थिति में, आपत्तिजनक स्थिति में उसे बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये सवाल उठता है कार्यशैली पे। इस तरीके की योगी के राय में इस तरीके का, जिस तरीके के अन्याय के एक तरीके से देखा जाए, जब ये डीएम और अधिकारियों में ये बात जब फैली सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, तो उन्होंने तुरंत इस पे कार्रवाई की और उन्हें मुख्यालय पे अटैच कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा फिर और आगे की जांच चल रही है, अब आगे ये देखना होगा किस तरीके की आगे कार्रवाई होगी और किस तरीके की जांच हो रही है। फिलहाल इस अमानवीय चेहरे को लेकर के सुर्खियों में बने हैं एसडीएम उदित पवार। पहली बार चार्ज मिला था और इस तरीके की घटना करना, जिसमें कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। जो फरियादी आते हैं अपनी फरियाद लेकर, एक अहम बात ये थी कि वो शमशान भूमि की जमीन थी, उसमें 8-10 लोग गांव के इकट्ठा बिल्कुल अयाज, देखिए जैसे सीएम योगी का विजन रहा है, हर पीड़ित यानी कि जो भी पहुंचता है अपनी फरियाद लेकर, सीएम खुद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं। ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में ही काफी ज्यादा बेचैन करने वाली, जिस तरह से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में समझना चाहूंगी एसडीएम की तरफ से क्या कुछ इस मामले को लेकर बयान अब तक सामने आया, कोई प्रतिक्रिया? एसडीएम से जब बात की गई थी तो उन्होंने ये कहा कि वो आते ही खुद बन गया मुर्गा, आते ही हमारे ऑफिस में खुद बन गया। कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सरासर इस तरीके से देखने से तो ऐसा लगता है कि ये सरासर वो गलत बोल रहे हैं, अपना बयान गलत दे रहे हैं, क्योंकि आते ही कैसे कोई उसमें मुर्गा बन जाएगा। क्योंकि ये बताया जा रहा है, सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि एसडीएम अपने कुछ साथियों के साथ ऑफिस में बैठे थे। ये लोग अपनी जब फरियाद लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अंदर सीधे डायरेक्ट घुस गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फरियादी जो गेट कीपर खड़ा होता है उससे पूछ करके गए थे, गार्ड से पूछ के गए थे, उसने अंदर भेजा था और जाकर के अपनी फरियाद सुनाई। तो ये इस बात को गुस्से में हो गए, लाल हो गए कि हम लोग बैठे हैं तो आप लोग कैसे आगे फरियाद लेकर के। तो इस बात को लेकर के उन्होंने, ये लोग कहते हैं, वहां सूत्रों जानकारी कि उन्होंने कहा अब आपको इस बात की सजा मिलेगी, तो उन्होंने उसे मुर्गा बनाया। अब जाते ही कोई क्यों मुर्गा बनेगा, ये बड़ा सवाल उठता है उनके कहने के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, सिस्टम पे पूरा सवाल उठता है। जिस तरीके से योगी सरकार यूपी में कार्रवाई कर रही है, अवैध जमीनों पे कार्रवाई कर रही है जिस तरीके से, और ये शमशान का मामला है, इस पे अवैध कब्जे थे लोगों के। इस तरीके वो अपनी फरियाद लेके पहुंचे थे कि शमशान भूमि को छुटा दिया जाए, जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्त कराया जाए, लेकिन सुनने की तो बात बहुत दूर, उन्हें मुर्गा बना दिया गया और किसी तरीके की ऐसी बात नहीं सुनी। और उन लोगों को आपत्तिजनक शब्द भी बोले हैं, उन लोगों को कहना है। और उन्होंने इस बात की जब तहसील मुख्यालय पे जाके प्रदर्शन किया और डीएम तक ये जब बात पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है सिस्टम पे। अब ये देखना होगा आगे किस तरीके की जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल उन्हें अटैच कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया है, कुछ ही घंटे में हटा दिया गया। अब ये ऊपर तक मामला, हालांकि शासन तक मामला पहुंचा है, शासन का संज्ञान में है, और उस पर अब आगे क्या कार्रवाई होती है इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया। बेहद निंदनीय तस्वीर है ये जो इस वक्त आयाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और हालांकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि एक्शन भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आयाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तू नया घर बसाएगी, पानी शुद्ध करके ही पीना, इसलिए केंट आरओ, ये है सेहत का उपहार। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। जिनसे थी आस उसी पर था विश्वास, आज मैं कह सकता हूं कि मेरे पास भी है खुद का आवाज। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं आवास। इसके लिए राज्य में अनेक योजनाओं का किया जा रहा है संचालन। स्व-वित्तीय सामान्य आवास योजना, जिसके तहत विभिन्न श्रेणी के EWS, LIG, MIG,
और HIG भवनों का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 18,000 EWS परिवारों के लिए 80,000 प्रति हितग्राही, 13,500 LIG परिवारों के लिए 40,000 प्रति हितग्राही के मान से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में BSP नेता के बेटे को गोली लगी है। गोली लगने से 15 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताते चले कि बकरी के लिए घास लेने के लिए खेत पहुंचा था नेता का बेटा और इसी दौरान गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायल बच्चे को हायर सेंटर कानपुर के लिए रेफर किया गया है। घायल के पिता बसपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। थाना जोहानगंज रठौरा का ये पूरा मामला है, जहां पर नेता के बेटे को गोली लगने की खबर सामने आ रही है। बच्चे की उम्र 15 साल बताई जा रही है, जो कि बकरी के लिए घास लेने गया था और इसी दौरान उसे गोली लग गई है। तो फर्रुखाबाद की ये बड़ी घटना, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में BSP के नेता के बेटे को गोली लगी है। गोली लगने से 15 साल के बच्चे की हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर थाना जोहानगंज के रठौरा का ये पूरा मामला है और 15 साल के बच्चे को गोली लगी है। बताते चले कि बकरी के लिए घास लेने खेत की ओर गया हुआ था नेता का बेटा और इसी वक्त उसे गोली लग गई। घायल के पिता बसपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। घायल को बच्चे को हायर सेंटर कानपुर के लिए रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 15 साल के मासूम को गोली लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये घटना सामने आ रही है, जिसे अब इलाज के लिए हायर सेंटर कानपुर रेफर किया गया है। तो घटना फर्रुखाबाद की है, जहां पर BSP नेता के बेटे को गोली लगी है और बताया जा रहा है कि बच्चा बकरी के लिए घास लेने गया था और इसी दौरान वह गोली का शिकार हो गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार फर्रुखाबाद से जुड़ गए हैं। जी अमित, किन परिस्थितियों में देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि गोली लगी है, 15 साल उम्र बताई जा रही है बच्चे की, क्या कुछ हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं बच्चे के? देखिए, बताना चाहूँ ये पूरी घटना जो क्रम है फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है रठौरा मोहद्दीनपुर गांव का मामला है। यहाँ पे जो है बसपा नेता का पुत्र जो है घास लेने के लिए खेतों में जा रहा था, वहीं जो है उसके किसी ने गोली मार दी। उसके गोली लगते ही वहां पे जो है सनसनी फैल गई। उसके बाद में जो पुलिस जहानगंज थाना पुलिस ने आनंद फानंद में अपनी गाड़ी में बसपा नेता को पुत्र को डॉक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से जो है डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर कानपुर के रेफर कर दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि कानपुर रेफर किया गया है, अभी किन परिस्थितियों में उसे, जैसे बताया जा रहा है कि चारा लेने पहुंचा था बच्चा और गोली लगी है, उपचार भी जारी है, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है फिलहाल अमित? देखिए, सबसे बड़ी बात है जहाँ डॉक्टरों की मेरी बात हुई थी वहाँ पे डॉक्टर राममनोहर लोहिया के, उसके गोली उसकी जो लगी है उसकी हालत को देखते हुए जो है उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उसका इलाज के लिए बसपा नेता और जो है पुलिस में जांच कर रही है किसकी तरफ से गोली मारी गई है, कौन लोग उसमें शामिल थे। जी बिल्कुल, क्या अभी तक किसी पर शक जाहिर किया गया है? क्योंकि देखिए राजनीतिक मामला भी बनता जा रहा है, पिता उनके BSP नेता भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो गोली मारने के कारण अभी तक स्पष्ट रूप से पुलिस जो है नहीं अभी ढूंढ पा रही है, लेकिन पुलिस जो है जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जो है बराबर जो है बात कह रही है। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर LDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया है। BKT में अवैध प्लॉटिंग को लेकर ये अभियान चलाया गया है और जिसे ध्वस्त किया गया है। 3 बीघे में बिना नक्शा पास कराए काम किया जा रहा था और उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है LGDA की ओर से।
क्या INDA गठबंधन के नेताओं के बीच में सनातन का अपमान करने की कोई प्रतियोगिता चल रही है? पहले उदयनिधि, फिर खड़गे के बेटे और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, या फिर इस बार मोर्चा संभाल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, जिनके मुताबिक रामचरितमानस में पेट्रोलियम साइनाइड है। सवाल उठता है कि सनातन के अपमान से क्या विपक्ष को वोट मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? वर्ग विशेष को खुद करने के लिए बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करना क्या जरूरी है? इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक और जहां बीजेपी लगातार सनातन धर्म को प्रमोट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं में इस बात की प्रतियोगिता हो रही है कि कौन कितना कड़वा बोल जाए, कौन कितना अपमान कर दे। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब सीएम योगी उज्जैन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का दर्शन पूजन किया, जिसकी तस्वीरें सबने देखी। पीएम मोदी की 4 धाम यात्रा में ध्यान करने की वो तस्वीर भला कौन भूल सकता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पी ली है कि उन्हें हर बात में सनातन का विरोध करना, सनातन को मिटाने की बात करने की आदत सी लग गई है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी के बाद उनके सुर में सुर मिलाया है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने। पहले सुनिए चंद्रशेखर सिंह का ये बयान। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को मैंने रखा, हमको इस बात का। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। चंद्रशेखर सिंह ने बयान दिया तो बीजेपी नेता बिफर पड़े और एक बार फिर इस बहाने विपक्षी गठबंधन को सनातन विरोधी करार दे दिया। वो चंद्रशेखर जी है शिक्षा मंत्री बिहार के, उन्होंने आज श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया कि ये पोटेशियम साइनाइड है। एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से किसी की, लिस्ट जारी करने वालों की। ये आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जार है, आपने हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? वैसे ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सनातन के खिलाफ उल्टा सीधा बोला हो। हैरानी तब होती है उसी गठबंधन के राहुल गांधी सरीखे नेता खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं और इसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे सनातन को बीमारी बोलते हैं, और इसके आगे राहुल गांधी खामोश रहते हैं। आइए पहले सनातन के खिलाफ की गई बयानबाजी की फिर इस पर गौर कर लेते हैं। बयानबाजी की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, जब मौर्य ने गौरी गणेश पर टिप्पणी की थी। उसके बाद मौर्य ने रामचरितमानस के दोहे पर सवाल उठाए, रामचरितमानस को जलाने की सलाह दी। उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई भी। पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे रहे। तो विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से लगातार सनातन को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। कोई इसकी तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर रहा है तो कोई डेंगू मलेरिया से, लेकिन लगातार ये सिलसिला जारी है जहां पर सनातन धर्म का विरोध किया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News1 इंडिया। नमस्कार।